फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हम लोगों की एमसीक्यू क्लास 1 है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन है। इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए जो एमसीक्यू आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में केवल 5 एमसीक्यू हैं और यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे कि हाँ, इस तरह की क्लास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो हम लोग एमसीक्यू की संख्या लगातार बढ़ाते जाइए 5 से 10, 10 से 15 और इस तरह से एक क्लास हम लोग 50 एमसीक्यू तक की बना सकते हैं। मगर ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, यदि आपको इससे लाभ मिल रहा है, तभी मैं इतनी मेहनत करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है, निम्न में से किन विद्वानों ने संभाव्यवाद की विचारधारा का प्रबल रूप से समर्थन किया? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, जैसे संभाव्यवाद लिखा है, अब ये प्रोबेबिलिज्म कह रहा है या पॉसिबिलिज्म कह रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, पॉसिबिलिज्म कह रहा है, यानी जिसको हम लोग संभववाद कहते हैं। तो संभववाद का समर्थन किन-किन विचारकों ने किया? क्या रेटजन ने कभी भी संभववाद का समर्थन किया? हम लोग जानते हैं, नहीं किया। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। ब्रूल्स और सौर, हम लोग जानते हैं ब्रूल्स जो है वो संभववाद का समर्थक था और सावर ने जो है सांस्कृतिक परिदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा दी थी। आपको पिछली क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ कि सावर ने क्या कहा था कि जो पृथ्वी की सतह है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से मतलब है जो इसके ऊपर नगरों का विकास होता है, जो बिल्डिंग बनती है, जो कृषि होती है, इस सब का जो विकास होता है वो मानव संस्कृति की देन है। जैसे कहीं पर यदि संस्कृति बहुत उन्नति है, तो वहाँ पर कृषि भी बहुत उन्नत होगी, बहुत डेवलप होगी। जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर खेती भी बहुत डेवलप है, हेलीकॉप्टर से बीज छिड़के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो जैसी संस्कृति होगी, उसी तरह का लैंडस्केप डेवलप होगा। इसको इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप कहा था। तो ब्रून्स और सौर, ये ऑप्शन आपका एक सही हो गया, यानी बी सही। अब देखिए, यही यहाँ पर एमसीक्यू की क्लास में आपको फायदा होगा। क्वेश्चन आंसर तो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, लेकिन एक तरह से यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। फिर आता है फेवरे और ब्लाश। तो ये भी सही है। देखिए, जो ब्लाश है, इन्होंने पेस की अवधारणा दी थी। इन्होंने जेनर डे वाई की अवधारणा दी, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन शैली। जेनर डे वाई और पेस, ये क्या था? पेस बेसिकली छोटे-छोटे क्षेत्रों का अध्ययन था, बहुत छोटे-छोटे इलाकों का अध्ययन था और इसमें ये विडाल डी ला ब्लाश ने दिखाया था कि कैसे एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में अलग-अलग तरह की अ, अर्थव्यवस्था, अलग-अलग तरह से डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रकृति या कह लीजिए प्राकृतिक दशाएँ एक जैसी हैं, उसके बाद भी दोनों स्थानों का विकास अलग है और इसके पीछे संस्कृति की देन है। तो यानी कि ये जो पेस की अवधारणा थी ब्लाश की, ये संभववादी अवधारणा थी जो कह रही थी कि प्रकृति मनुष्य के भाग्य का पूरी तरह से निर्धारण नहीं करती है। मनुष्य की संस्कृति, ज्ञान, तकनीक जैसी चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करती है। इन चीज़ों के माध्यम से, ज्ञान है, तकनीक है, इन चीज़ों के माध्यम से मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। इसी तरह से इन्होंने जेनर डे वाई यानी जीवन शैली की अवधारणा दी थी, वो भी यही थी कि जहाँ पर जैसी संस्कृति होती है, वहाँ पर वैसी जीवन शैली डेवलप होती है। फिर हंटिंगटन, हंटिंगटन ने जलवायु प्रदेशों की बात की थी। इन्होंने ये बताया था कि कैसे जलवायु जो है, वो किसी प्रदेश के भाग्य का निर्धारण करती है। यानी ये तो नियतिवादी बात हो गई कि जलवायु जहाँ पर जैसी होगी, वहाँ पर वैसा मनुष्य का भाग्य होगा। तो ये आपका गलत हो गया। कौन-कौन से ऑप्शन सही मिले? बी और सी। इसके साथ ही सैंपल और रेड जेल। रेड जेल आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये तो वातावरणीय नियतिवाद में विश्वास रखते थे। और जो सैंपल है, इन्होंने क्या कहा था कि जहाँ पर जैसी प्रकृति होती है, वहाँ पर वैसा ही मनुष्य होता है। जैसे पहाड़ के ऊपर जहाँ पर मनुष्य चढ़ता है, वहाँ पर मनुष्य के पैर मजबूत हो जाते हैं। जबकि जहाँ पर मनुष्य समुद्र के किनारे रह रहा है, नाव चलाता है, तो इस नाव को चलाने की वजह से मनुष्य के हाथ मजबूत हो जाते हैं। यानी ये क्या कह रही हैं, जहाँ पर जैसी प्रकृति होती है, वैसा ही मनुष्य का विकास होता है। तो ये कौन हो गए? नियतिवादी हो गए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बी और सी ऑप्शन हमारे सही हो गए। संभववादी विचारक ब्रूस, सौर, फेबर और ब्लाश हो गए।
अब यहाँ पर देखिए आपका एक क्विक रिवीजन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य को जीव के रूप में किसने बताया था? इसका आंसर है रेटजेल। देखिए रेटजेल ने क्या किया था, जो डार्विन का सिद्धांत है उसका उपयोग किया था। इन्होंने राजनीतिक भूगोल नाम से अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने जैविक सिद्धांत का समर्थन किया था। जैविक सिद्धांत किसका था? डार्विन का था। इन्होंने कहा कि राज्य राज्य मतलब कोई भी देश एक इकाई होता है, एक जैविक इकाई होता है। जैविक इकाई मतलब जिंदा है, जैसे मनुष्य जिंदा है, जीव जंतु जिंदा है, वैसे ही जिंदा है। तो अपने सर्वाइवल के लिए, खुद को हमेशा जिंदा रखने के लिए इसे अपनी सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जो प्रगतिशील नहीं होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो नष्ट हो जाएंगे। तो रेटचेल का जैविक राज्य सिद्धांत जो है रेटचेल के द्वारा दिया गया था राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक में। अगला है देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो बुक्स हैं, इनके लेखक कौन से हैं? अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर अगर आप देखें, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ाई है, लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा है। अच्छा एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं एग्ज़ामिनेशन में। 2023 जेआरएफ में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो देखिए 100 इयर्स ऑफ ज्योग्राफी ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैंने आपको कौन सी बुक पढ़ाई है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। ये बुक सैंपल ने लिखी थी और ये मैंने पढ़ाई है आपको। अब यहाँ पे अगर आप विकल्पों को देखें, तो बी का थर्ड विकल्प केवल इसी वाले में आ रहा है, यानी ए ऑप्शन जो है इसी में बी को थर्ड से मिलाया गया है। तो अगर आपको एक बुक भी सही से याद है किसने लिखी है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि अरे इतनी सारी बुक्स याद रख करना होंगी, कितने सारे जोग्राफर हैं, इतनी सारी बुक लिखी हैं, तो कैसे याद करेंगे? तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको एक दो भी याद है तो ऑप्शन इस तरह के बनाए जाते हैं कि आप मैचिंग कर लेंगे। फिर भी चलिए देख लेते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, 2023 में पूछी जा चुकी हैं। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी लिखी है टी डब्ल्यू फ्रीमैन ने। जैसा कि कहा इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट लिखी है इसी सैंपल ने। ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी इसको लिखी है टेलर ने। और मैन एंड नेचर ये जीपी मार्श की बुक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्होंने पर्यावरणीय नियतिवाद की आलोचना और विरोध किया? यानी कि फिर से वही क्वेश्चन हो जाता है, घूम फिर के क्वेश्चन यही हो गया। देखिए नियतिवाद की आलोचना कौन करेगा? संभववादी करेगा। तो इसमें से जो संभववादी हैं उनको जोड़ ढूंढ लीजिए। हटिंगटन और सैंपल। सैंपल अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने नाव का एग्जाम्पल दिया था, पर्वत का एग्जाम्पल दिया था। ये नियतिवादी थी। और हमको कौन देखना है? जिन्होंने नियतिवाद का आलोचना की, विरोध किया, यानी संभववादी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है सैंपल वाला। विडाल डी लाब्लाश और फेवरे अभी देखा कि हाँ ये संभववादी थे। हमबोल्ट और रेटचेल नहीं, ये संभववादी नहीं थे। रिटर और फेवरे, आ, इसमें जो आपका रिटर है वो संभववादी नहीं है, और जो फेवरे है वो संभववादी। और ब्लाश और रेकलश, तो ब्लाश और रेकलश ये भी संभववादी थे। विडाल डीला ब्लाश के बारे में अभी आपको बताया, ये संभववादी थे। तो इस तरह से 2 और 5, ऑप्शन नंबर 2 एंड 5 करेक्ट है। सॉरी, विकल्प नंबर 2 और 5 सही है, यानी कि द वाला आंसर जो है वो सही होगा। नियतिवादी चिंतन का पहला विचारक था, ये देखिए मैंने आपको रटाया है। मैंने इसको कई बार रिपीट किया था क्लास में कि स्ट्रैबो का जो लेखन है उसमें आपको नियतिवादी चिंतन की झरोखे मिल जाएँगे, झलक मिल जाएगी। तो स्ट्रैबो जो है नियतिवादी चिंतन का पहला महत्वपूर्ण विचारक था, यानी डिटर्मिनिज्म का पहला विचारक कौन था? स्ट्रैबो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की क्लास के 5 एमसीक्यू को मैं हम लोगों ने देख लिया है। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो धीरे-धीरे एमसीक्यू की संख्या को बढ़ाते हुए हम लोग 50 तक ले जाएँगे। और एक दूसरी व्यवस्था मैं आपके लिए ये करूँगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। फ्री ये पूरा रहेगा, जहाँ पर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्री में आप टेस्ट दे करके अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन इस सब के लिए आपका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट के ही लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जो भी फ्री वर्क है, चलिए जो पेड वर्क है वहाँ पे तो मुझे कुछ फाइनेंशियल लाभ हो रहा है। जो फ्री वर्क है ये मैं केवल आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ लाभ हो।
और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी इससे आपको लाभ नहीं है, तो यहाँ पर मेरा टाइम ज़्यादा लगाना उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास